हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्षितिज गद्य खंड का हरिशंकर परसाई द्वारा रचित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, हम पूरा पाठ पढ़ चुके थे और साथ ही साथ हमने मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला था, जिसे मैंने कहा था यदि आप इसको एक दो बार देख लेंगे या पढ़ लेंगे तो भी आपको आसानी से पाठ याद हो जाएगा। और गद्य जो भी हमने गद्य पढ़े उसके साथ साथ हमने प्रश्न अभ्यास भी किए, शॉर्ट क्वेश्चंस हमने किए। तो आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास करेंगे और आशा है आपने अब तक ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया होगा और इन प्रश्नों को भी आपने ध्यान से देखा होगा और ज़रूर आपने इसके उत्तर भी ढूंढने का प्रयत्न किया होगा। तो आइए आज हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो अब हमने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो देखिए उत्तर किस ढंग से आप लिखेंगे। देखिए मैं चर्चा करूंगी, आप उत्तर अपने शब्दों में लिख सकते हैं लेकिन उत्तर सही होना चाहिए। तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, देखिए प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग्य को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कीजिए और उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। तो पहला है, देखिए संघर्षशील लेखक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे, उन्होंने मार्ग में आने वाली चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। दूसरा बिंदु आप क्या लिखेंगे, अपराजय व्यक्तित्व, अपराजय व्यक्तित्व। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजय था, उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी, यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी, उनकी नज़रों में तीखा व्यंग्य और आत्मविश्वास था। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अगला आप मुख्य बिंदु क्या लिखेंगे, देखिए दो तो हमने बोले है ना। तीसरा आप लिखेंगे कष्टग्रस्त जीवन, कष्टग्रस्त जीवन। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे, उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया, वे बहुत सीधे सादे वस्त्र पहनते थे, उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे, उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। और चौथा बिंदु आप क्या लिखेंगे, सहजता। इसके अंतर्गत कि प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे, लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। और पांचवा बिंदु है मर्यादित जीवन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया, उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा, वे व्यक्ति के रूप में
तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। ठीक है, ये 5 बिंदुओं पर हमने पहले प्रश्न का जो है 5 बिंदु है, उसके अंतर्गत आप जो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया वो आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अब ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये भी बिल्कुल सही है ना? ये भी कथन कहा था ना, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो इसमें क्या होगा? ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि यहाँ ये व्यंग्य मुस्कान हौसले बढ़ाती नहीं, हौसले उसके पस्त करती है ना? तो ये गलत है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंगुली से इशारा करते हैं, अंगूठे से नहीं, है ना? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये क और ख ये दोनों सही हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहला क्या है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? देखिए कि जीवन में यह विडंबना है कि जिसका स्थान पाँव में है अर्थात नीचे है, उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की ही जी हुजूरी करते नजर आते हैं। तो ये हो गया क का उत्तर। ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका अंतर्गत आप ये उत्तर लिखेंगे कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढंकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग्य करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये आपका ख का उत्तर हो गया। ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं
पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इसका उत्तर होगा, देखिए कि लेखक कहता है प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की अंगुली से नहीं बल्कि अपने पाँव की अंगुली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। तो ये था ग का उत्तर। प्रश्न 4 देखिए, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि लेखक ने पहली टिप्पणी सामान्य रूप से जगत के व्यवहार को देखकर की थी। प्रायः लोग अपने घर पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं, परंतु प्रेमचंद इन सबसे अलग हैं। यह उन्होंने बाद में सोचा। ठीक है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे। उन्होंने कभी दिखावटी जीवन नहीं जिया, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी। ठीक है। प्रश्न 5, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? देखिए, ये तो आपका स्वयं का स्वतंत्र उत्तर हो सकता है, लेकिन फिर भी चलिए मैं अपने विचार बता देती हूँ। आप को कौन सी बातें आकर्षित करती हैं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है कि विस्तारण शैली। ठीक है। तो लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का, तथा अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है और वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। ठीक है। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? ठीक है। टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो देखिए, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है, उसी प्रकार अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पांति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास के। ठीक है। कल हम रचना और अभिव्यक्ति और अगले जो है भाषा अध्ययन और पाठ्येतर सक्रियता के प्रश्न उत्तर साझा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रश्न 6 तक अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे। आप स्वयं अपने शब्दों में भी प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो
एग्ज़ाम में बदल कर जैसे आते हैं ना, कई बार पाठ्य पुस्तक के नहीं, थोड़ा सा बदल कर आती है, तो हम उन प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपका काम है कि आप इसको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।